तो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज की इस वीडियो में। तो देखिए मैं बहुत दिनों में वापस आया हूँ, इसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो क्यों आया हूँ वापस? देखिए मेरा जो है अभी हमारा जो रिज़ल्ट आया था रेलवे वाला, उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें रह गया थोड़ा सा मेरा, क्योंकि मेरे जो 0.5 जो मार्क्स थे वो यहाँ पे कम रह गए। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपसे बताना चाहता था कि मेरे थोड़े से मार्क्स कम रह गए, तो इसीलिए मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ था। तो गाइज़, आप लोगों को भी लगातार मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, जो ग्रुप डी था ना, हमारा ग्रुप डी एग्जाम कराता है ना, उसमें मेरे थोड़े से मतलब 0.5 मार्क्स जो है वो कम रह गए। तो उस चीज़ में मैं अभी तक लगा हुआ था, बट कोई बात नहीं। अभी दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा, जैसी वैकेंसी आती है और किसी में हो जाएगा। ठीक है, देर है पर अंधेर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आप सब भी लगे रहिएगा, आपका भी कहीं ना कहीं पे सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। है ना, क्योंकि गाइस हम कर भी कर सकते हैं, बस हमारे पास मेहनत करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। है ना, तो बस अपना काम हम अपने बखूबी तरीके से करते रहेंगे, मेहनत करते करते रहेंगे बस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, देखिए देखो। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने मिलेगा कि हिंदी के 40 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। है ना, और अगर बात करते हैं तो यूपी कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं, पैट होता हुआ है, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होता है, यूपी में बीटीसी का एग्ज़ाम होता है, वीडियो का एग्ज़ाम होता है। इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं जीके के क्वेश्चन में आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी तो मैं यहाँ पे आपके सामने हिंदी का सेट है ये, और हिंदी में भी आपको मैं बता दूँ तो 40 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हिंदी में कितने क्वेश्चन है? 40। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके सामने जो लेके आऊँगा वो जीएस में भी लेके आऊँगा, मतलब जीएस में भी 40 क्वेश्चन ही आपके सामने होने वाले हैं। तो फिलहाल अभी आप हिंदी को एंजॉय करो, और जैसे हिंदी हमारी हो जाती है तो हम यहाँ पे किसको डिस्कस करने लग जाएंगे, फिर हम यहाँ पे किस जीएस को डिस्कस करेंगे। जीएस के भी ऐसे ही हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हिंदी है, तो चलिए सबसे पहले हिंदी में गद्यांश मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि गद्यांश आएगा 5 नंबर का, और गद्यांश में आपको अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो पाएगा। ठीक है, तो देखो गाइस, गद्यांश में हमारा 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आपको तीनों क्वेश्चन के सटीक और सही आंसर देने हैं। गद्यांश पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे मुश्किल से 2 मिनट मिलेंगे, तो फटाफट से आप गद्यांश को रीड करो। ठीक है, देखो, चलो गद्यांश को रीड करो एकदम से। चलो, आपने गद्यांश पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। तो देखो, अब हम गद्यांश आपने पढ़ लिया, अब इसको मैं पढ़ते हैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, पहले इसमें क्वेश्चंस के आंसर क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखो, हम मनुष्यों को कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा कुछ भी हो सकता है, हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, है ना, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर अपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया या मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। वह महाभारत के युधिष्ठिर व यक्ष के संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। तो ये हमने यहाँ पे गद्यांश जो था अपना रीड कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो, आपको पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं वो क्वेश्चन कैसे होंगे। तो क्वेश्चन जो होंगे, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे गाइस? इसमें आएंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो अब लेखक ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया था? तो अब सपनों का उदाहरण दिया था, शिक्षा के सबल पक्ष का उदाहरण दिया था, भावी भविष्य का उदाहरण दिया था, या फिर युधिष्ठिर व यक्ष के संवाद का उदाहरण दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, तो युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद कब हुआ था? जब वो पांचों भाई और उनकी माता कहाँ थे? वन में थे। और वो पांचों जो 4 भाई थे वो पानी लेने चले जाते हैं, और 5वें भाई युधिष्ठिर बच जाते हैं, तो वो उनको बचा करके लेके आते हैं यक्ष से। ठीक है, ये महाभारत काल की बात है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2। तो विदेश में मनुष्य, देखो यहाँ पर मनुष्य मुख्य गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था मनुष्य। ठीक है, विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? तो आपको पता है अच्छे से, हमने अभी पैराग्राफ में भी पढ़ा था कि मनुष्य का साथी कौन होता है। तो क्या संबंधी होते हैं?
संबंधी तो विदेश में जाते नहीं है। धन होता है लेकिन एक हद तक। नौकरी होती है नहीं। विद्या जो होती है मनुष्य के हमेशा साथ चलती है। विद्या चाहे वो कहीं भी चला जाए, पाताल लोक में चले जाए, अगर वो मनुष्य जिंदा है तो उसके साथ उसकी विद्या हर जगह जाएगी, इसको कोई चुराया मिटा नहीं सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताओ क्या है। इस जो गद्यांश है इसका शीर्षक आप क्या देना चाहोगे? क्या आप इसमें सपने का महत्व बताओगे, लक्ष्य का महत्व बताओगे, श्रम व शिक्षा का महत्व बताओगे, या फिर शिक्षा का महत्व बताओगे? तो बताइए यहाँ पे। तो इसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में गाइज टोटली जो बात करी गई है, सपन की बात तो नहीं करी गई है, 1 या 2 बार सपने की बात करी गई है, न ही लक्ष्य की बात करी गई है, न ही श्रम व शिक्षा का। यहाँ पर केवल और केवल शिक्षा के महत्व को बताया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस 3 में से 3 किसके थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी जिनके 2 हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिनका 1 है उनको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये हैं वेल एंड गुड, ये गुड एंड ये थोड़े मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारे जो गद्यांश था मैंने पूरा कर लिया। अब हिंदी के हमारे और क्वेश्चन बचते हैं, उन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में लिखी गई रचना है, अपने अपने खिलौने 1957 में लिखी गई रचना है, और भूल बिसरे चित्र 1959 का उपन्यास ये किस साहित्यकार की रचना है। ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पर तीनों के तीनों ही उपन्यास हो जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि ये तीनों जो है वो किसके रचना यहाँ पर हो जाती हैं। तो क्या ये भगवती चरण शर्मा की बुक हो जाती हैं, अज्ञे की बुक है, माखनलाल चतुर्वेदी की बुक है, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल की बुक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों को आंसर बताना है। तो ठीक है, तो देखो ये जो आपको सारे के मिल रहे हैं ये भगवती चरण वर्मा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा के ये उपन्यास यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो टेढ़े मेढ़े 1946, अपने अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, ये किसकी रचना हो जाती है? भगवती चरण वर्मा की यहाँ पे रचना हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है कि टेढ़े मेढ़े जो उपन्यास है वो कब लिखा गया था? 1946 में, अपने अपने खिलौने 1957 में, है ना, और भूले बिसरे चित्र 1959, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। अभी क्या, अभी भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा के यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, चलो देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो भागवत गीता होती है ना, आपको पता है जो भागवत गीता होती है ना, भागवत गीता को पढ़ करके जो भूले बिसरे लोग होते हैं ना वो भी क्या हो जाते हैं? रास्ते पे आ जाते हैं। और जो लोग अब करते रहते हैं ना ये मेरा, ये अपना है, ये मेरा खिलौना, ये अपने अपने खिलौने, वो भी सब मोह माया से छोड़ करके अपने पास आ जाते हैं। और जिनके रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं वो भी भागवत गीता पढ़ के अपने रास्ते पर आ जाते हैं। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते वाले, भूले बिसरे वाले और जो अपने अपने करते रहते हैं वो भी सब भागवत गीता पढ़ के सुधर जाते हैं, अपना अपना कहना बंद कर देते हैं, सब कहते हैं भगवान का है, भगवान का है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कवि के हृदय में जो भावनाएं स्वतः डैश उत्पन्न होती हैं वे गीत का रूप हैं, धारण कर लेते हैं। वो कौन से गीत का रूप धारण कर लेते हैं? तो देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन ना एक से लिखे हुए हैं। उच्छ्वासित, यहाँ पे आपको वर्तनी का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी होता है। मैं कोई नहीं आपको संपूर्ण हिंदी जो है मतलब आपको जब तक ये सीरीज जब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ठीक है, तो जब तक ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, चाहे हमारे प्रैक्टिसर 100 हो जाएं, चाहे हमारे प्रैक्टिसर 200 हो जाएं, कितने भी होते रहें, ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उच्छ्वासित आएगा, यानी कि ऊ आदत च छ वया से पे छोटी की मात्रा है ये, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, लोग अजीब डैश की तरह जूझते हैं। देखो गाइस, अगर आप लोग चाह रहे हो, ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, अगर आप चाहते हो कि हिंदी में हल्के हल्के क्वेश्चन लेके आऊँ मैं, तो आप ऐसा करो तैयारी करनी छोड़ दो। आपको पता है ना कि 2019 में आई थी हमारी भर्ती आई थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, करेक्ट कर लेना। तो तब से लेकर के 2024 आने वाला है, और आप याद रखना 24 से पहले पेपर होने वाला नहीं है। ठीक है, और जब ये पेपर 24 से पहले होने वाला नहीं है तो आप एक बात बताइए मुझे, लगभग यहाँ पे 3 से 4 साल, 4 छोड़ो 5 साल ही हो जाएंगे, कितना बच्चा बड़ा होगा, है ना। तो इसमें आपको ना एकदम ऐसे होना चाहिए, सब कुछ आपकी उंगली पे होना चाहिए। लाइब्रेरी अभी तक ज्वाइन नहीं करिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या फिर घर अपना एवरेज निकालो 8 घंटे पढ़ने का डेली। ठीक है, और जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम आपका रीजनिंग के ऊपर जाना चाहिए। रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए गाइज। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग के 40 क्वेश्चन अलग आते हैं, प्लस मैथ में भी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल मिला के आपको 60
क्वेश्चन तो रीजनिंग ही दे जाएगी, ठीक है। और आपका 120 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि बाकी के 3 पोर्शन से आपको कितने क्वेश्चन नंबर लेके आने पड़ेंगे, मतलब लगभग आपको 60 क्वेश्चन ठीक करने हैं, ठीक है। चलो तो ये आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी बनाओ। तो लोक अजीब जो है वो किस तरह से जूझते रहते हैं, तो 6 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नमक डैश मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ का चयन करें। नमक मिर्च लगाना, बताओ। ये क्वेश्चन तो आपने सुना होगा कि अगर कोई बात आपने सुन ली है तो आप यहाँ पे क्या करते हो कि जब उस बात को ट्रांसफर करते हो, किसी और को बताते हो, आप नमक मिर्च लगा के बताते हो उसको, ठीक है। तो कैसे करके बताते हो, क्या आप उस बात को तीखा कर देते हो, नहीं जी। फिर क्या करते हो आप उस बात में, क्या उस बात पे आप गुस्सा दिला देते हो, नहीं। क्या उस बात से आप ईर्ष्या करते हो, नहीं। तो आप उस बात से बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, ठीक है। अगर आपको 2 बात किसी ने बताई है तो आप उसकी 3 बात बना करके दूसरे को बताते हो। तो इसका ए वाला आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथ मलते रह जाना। बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ मलते रह जाना, ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा कि किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उसको उस तरीके का फल नहीं मिला, ठीक है। तो वो क्या करेगा बताओ, या फिर हाँ ऐसे ही समझ सकते हो आप। तो क्या इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो अब देखो, हाथ मलते रह जाना का मतलब, क्या वो दुखी हो गया, नहीं। क्या उसको गुस्सा आ गया, नहीं। हाथों को मसलाना हो गया, नहीं। वो पछता रहा है अपनी बात के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं कैसे पछताता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। एसएससी जीडी में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी 0.5 जो है वो हाइट कम रह गई, ठीक है। 0.5 हाइट कम रह गई मेरी, 169.5 उन्होंने हाइट मेरी उतारी थी। तो अब मेरी हाइट यहाँ पे कम रही, मेरे नंबर भरपूर थे, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता, मेरे को सीएसएफ मिल जाती, ठीक है। लेकिन गाइज मेरे हाइट कम रह गई यहाँ पे, तो मेरा पछताना इसमें कुछ नहीं पछता रहा, क्योंकि गाइज मैं हाइट को नहीं बढ़ा सकता था और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जब मेरा ग्रुप डी मतलब जो रेलवे वाला एग्जाम था हमारा, ठीक है, उसमें मेरा सिलेक्शन रुका, कितने से रुका, 0.5 से रुका। तो मैं यहाँ पे पछता रहा हूँ, क्यों पछता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जैसे संडे की छुट्टी हम लाइब्रेरी कर लेते हैं, कभी कभी हम मन नहीं करता पढ़ने का, वो टाइम अपना ख़राब कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यों पछताता हूँ कि अगर मैं वो संडे की छुट्टी नहीं करता, या जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता तब भी मैं पढ़ लेता, तो काश मेरे नंबर 0.5 और बढ़ जाते और मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं आपको जॉब करते हुए पढ़ा रहा होता, ठीक है। तो ऐसा पछताना हमें हो जाता है। तो मैं अपने हाथ ही तो मल रहा हूँ या फिर पछता ही तो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पछताना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिरह हस्ती तन साले, हाय करे चित चुर, इनमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए गाइस, किसी दिन मैं आपको अलंकार की वीडियो भी लेके आऊंगा, ट्रिक के साथ। मैं आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूँ। अलंकार हुआ हमारा, है ना, छंद हुए, ये सारी चीज़ें, और जीके में भी स्टैटिक जीके का एक एक वीडियो, मतलब प्रैक्टिस टू डेली आएगा ही आएगा, उससे अलग भी मैं आपको ऐड ऑन करके चीज़ें देता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, है ना, इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिखरे मोती डैश का पहला कहानी संग्रह है, बताओ। बिखरे जो मोती हैं वो किसका पहला, मतलब उस उनकी जो फर्स्ट यहाँ पर कहानी हो जाती है, वो फर्स्ट कहानी है, वो कौन सी हो जाती है फर्स्ट कहानी उनकी, यहाँ पर बिखरे मोती, तो वो किसकी यहाँ पर हो जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। जल्दी बताएंगे किसकी यहाँ पर हो जाती है, चलिए बताइए। बिखरे मोती। तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पहली यहाँ पर हो जाती है। तो इसका बनारसी लाल चतुर्वेदी नहीं है, नंदकिशोर नोटियाल नहीं है, दूधनाथ सिंह नहीं है, यहाँ पर सुभद्रा हो जाएगा। सुभद्रा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है गाइस, वर्तन सुधार देंगे, कमेंट बॉक्स में सुभद्रा लिख के दिखाएंगे। तो सुभद्रा, ठीक है, ये हो जाएगा सुभद्रा। अच्छा, कब लिखी गई थी, तो 1932 में इसकी रचना यहाँ पर करी थी इन्होंने, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, व्यक्ति गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यायप्रिय था, वर्तनी गत त्रुटि बताइए। अच्छा, मतलब वर्तनी की ही यहाँ पे त्रुटि है, तो आपको सही करना है। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा, वह व्यक्ति न्याय, न्याय ऐसे लिखा जाता है, गलत है। वह व्यक्ति, व्यक्ति गलत है, यहाँ पर व्यक्ति गलत है, छोटी की मात्रा लगती है, तो वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें, बताओ। अच्छाइयों को ग्रहण करो
और बुराइयों का त्याग करो। ठीक है, बताएंगे बार में क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो बुराई है ना, बुराई यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर बुराइयों होगा, क्या होगा, अच्छा बुराइयों भी कौन सा होगा, देखो बुरा गलत है, बुराई गलत है, बुराइयों वो होगा जिसके ऊपर अंकी बिंदी लगी हुई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, मतलब हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, रीतिकाल, संयुक्त काल, आधुनिक काल या फिर भक्ति काल। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अच्छा हिंदी साहित्य में जो होते हैं ना हमारे 4 काल होते हैं, वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त काल, संयुक्त काल यहाँ पे गलत आंसर है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से काल होते हैं देखो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काल होता है हिंदी साहित्य काल, फिर होता है भक्ति काल, फिर होता है उत्तर मध्य काल, फिर होता है आधुनिक काल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखो चारों आपको यहाँ पे याद रखने हैं, तो यहाँ पर संयुक्त काल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए, मतलब क्रियापरक व्याकरण कोटि, व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा जिसमें जो क्रियापरक मतलब जिसमें क्रिया हो, क्या हो, क्रिया हो, क्रिया को क्या करा जाता है, उसमें क्रिया होती है, वो कौन सी कोटि होती है, तो उसको कारक बोलते हैं। अच्छा लिंग, पक्ष या वचन, है ना, वचन में कोई क्रिया थोड़ी ना होती है, कारक में होती है, किस में होती है, कारक में, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, बताएंगे। जुगुप्सा का स्थायी भाव जो है वो किस रस से संबंधित हो जाता है, अद्भुत रस, विभत्स रस, रौद्र रस या फिर वरुण रस। तो 15 में क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये विभत्स रस से संबंधित यहाँ पे हो जाता है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ग्रस्त, जो ग्रस्त का मुझे अपोजिट बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है, बताएंगे क्या होगा। अच्छा ग्रस्त का मतलब होता है किसी को ना कैद कर लेना, मतलब किसी को बंदे बुला लेना, अपने अंडर में रख लेना, कुछ भी वो काम कर रहा है तो हमसे पूछ के ही कर रहा है। तो ग्रस्त का लुप्त तो बिल्कुल नहीं होगा, ना सुस्त होगा, यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, मतलब मैंने उसको आजाद छोड़ दिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। बात समझ में आई आपको, चलिए। अच्छा लुप्त का विलोम शब्द बता सकते हैं आप, यहाँ पे जो लुप्त है बताइए, लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो लुप्त का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाता है गाइस व्यक्त, क्या हो जाएगा, व्यक्त जो है वो यहाँ पे लुप्त का विलोम शब्द हो जाता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप इतनी बात। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा गाइस, व्यक्त यहाँ पर लुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, व्यक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बात करते हैं। मूक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। देखिए मूक का मतलब होता है जो कम बोलता हो या बोलता ही ना हो, है ना, विपरीत बताना है। तो मृदुभाषी तो कम होता है, मृदु होता है, कटु भाषी जो कड़वा बोलता है, अल्प भाषी जो कम बोलता है, तो यहाँ पर वाचाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तिमिर का विपरीतार्थक, देखो तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तिमिर का मतलब क्या होता है गाइस, अंधेरा, यहाँ पर इसका मतलब होता है। तो अब इसका मुझे विपरीतार्थक बताना है, मतलब इसका मुझे अपोजिट बताना है, मतलब कि इसका मुझे विलोम शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द, तो तिमिर का रंगीन, रंगीन, आलोक या फिर किरण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा, तो तिमिर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आलोक। आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द बताइए, मतलब प्रत्यक्ष का विपरीत, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो मुझे साफ साफ दिख जाए, है ना, और क्या होता है उसका बताइए विपरीतार्थक शब्द। बताएंगे, देखो प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, परोक्ष का मतलब होता है जो मुझे अच्छे तरीके से ना दिख सके, परोक्ष को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष भी से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए, सामान्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए, मतलब अपोजिट आपको बताना है। तो 20 में क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। तो एक होता है सामान्य, सामान्य मतलब जनरल व्यू, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को हम जनरल देख रहे हो तो वो हो जाएगा। और यहाँ पर सर्वज्ञ का मतलब तो नहीं होगा, है ना, श्रेष्ठ ये भी नहीं है, विशिष्ट, किसी चीज़ को विशिष्ट देख रहे हो आप, मतलब वो चीज़ आपको क्या अनोखी है। सामान्य एक चीज़ तो जनरल है ना, क्या है, एक चीज़ जनरल है, लेकिन कोई चीज़ विशिष्ट है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, कभी हमने नहीं देखी, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। आंखों में गड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखों में गड़ने का मतलब क्या होता है, सुई चुभाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, सहन न कर पाना, गौर से देखना। तो आंखों में गड़ने का मतलब क्या होता है, बताएंगे आंसर। तो आंखों में गड़ने का मतलब होता है
कि आप किसी भी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखते हो, ठीक है, कि आपके वो चीज़, जैसे आप मार्केट घूमने गए, आपको कोई शर्ट दिखी, वो शर्ट आपकी आंखों में चुभ गई, तो आपको क्या करोगे, उसको लाने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। किसी दोस्त से बोलोगे यार पैसे डाल दे अकाउंट में, यार शर्ट लेनी, बहुत पसंद आ गई, उधार दे, अगले महीने पैसे ले लिए, है ना। उसको भी पता है कि आप पैसे तो दोगे नहीं, तो वो पैसे डालता भी नहीं है, तो वो शर्ट ऐसे की ऐसी टंगी रह जाती है वहाँ पे, है ना। ऐसे होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे, उठ जाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। उठ जाना, है ना, तो उठ जाना मतलब क्या मर जाना होता है, क्या रुष्ट जाना होता है, सोकर उठना या असंतुष्ट होना। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर, है ना। उठ जाना मतलब कि वो तो उठ गया यार, मतलब वो मर जाना, क्या हो जाना, मर जाना, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। इसको याद रख लेना गाइस, उठ जाने का मतलब मर जाना होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। कनक, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है ना मित्रों, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको भूल याद कर लो, दिमाग में बसा लो। कनक कनक तय सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें कौन सा अलंकार है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है, जल्दी से आप हमें बताएंगे। जहाँ पर एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। या फिर जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो, वह उसके अर्थ भी अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। एक कनक का मतलब यहाँ पे क्या है गाइज, तो सोना है। और एक कनक का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो एक जो कनक है, एक कनक का मतलब यहाँ पर हो जाता है सोना, ठीक है। और एक कनक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, धतूरा, क्या हो जाता है, धतूरा, ठीक है। तो ये दो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कनक कनक पे सोगुनी मादकता अधिकाय। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि अर्थालंकार की पहचान करो, कि अर्थालंकार जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अर्थालंकार जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, अगर आपको पता हो तो। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का यहाँ पे वो होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो अर्थालंकार की पहचान कैसे करते हैं, वहाँ पर रूपक अलंकार की पहचान कर लो तो आपको अर्थालंकार भी दिख जाएगा। तो 24वें क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। बाकी जो ये तीन बचे हैं ना, ये किसके भाग हैं फिर, तो ये भाग हो जाते हैं मेरे शब्दालंकार के। किसके, शब्दालंकार के हो जाते हैं, ठीक है मित्रों। बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं गाइस यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, जहाँ किसी वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो सभी को पता है, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी सी भी बात बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चे को पता है अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। रण बीच चौकड़ी भर, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बताओ इसमें कौन सा रस है, वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, हास्य रस। अब भाई हास्य रस तो इसमें हो नहीं सकता, देखो, ठीक है। तो बताओ, हास्य यहाँ पे हंसने की बात थोड़ी ना हो रही है। रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, तो क्या गुस्सा आ रहा था चेतक को, क्या चेतक को यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, बताओ। चेतक को यहाँ पे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। क्या यहाँ पे कोई अद्भुत बात हुई है, अद्भुत, अद्भुत भी कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल वीरता झलक रही है महाराणा प्रताप की और महाराणा प्रताप के घोड़े की। जो उनके घोड़े का नाम क्या था, चेतक उनके घोड़े का नाम था, ठीक है। चलिए अगला बताएंगे। यहाँ पर आपको असंगत की पहचान करनी है 27वें क्वेश्चन में। तो आप बताएंगे यहाँ पर असंगत की पहचान में कि रस, एक तरफ रस दे रखे हैं, एक तरफ स्थायी भाव दे रखे हैं, ठीक है। तो वीर रस है, श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, करुण रस है। तो देखो आपको पता है कि जो करुण रस होता है उसमें क्या होता है, अब देखो इसमें आपको असंगत की पहचान करनी है। देखो आपको पता है जो करुण रस होता है ना, करुण रस जब सीता जी को रावण उठा लेके चला गया था, तो उस समय जो राम जी थे वो उनको किस चीज में थे, वो शोक में थे। तो यहाँ पर करुण, है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर करुण रस का मतलब शोक हो जाता है। रौद्र रस मतलब, रौद्र का मतलब होता है गुस्सा। जैसे भगवान से अपना रौद्र रूप धारण करते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है। वीर रस में क्या होता है, हम उत्साह बढ़ जाता है हमारा, तो वीर रस का मतलब होता है उत्साह, ठीक है। लेकिन जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति नहीं होता, वो क्या होता है, तो वो होता है रति,
क्या होता है, रति हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है, बताओ। जब नायिका और नायिका मिलते हैं आपस में तो वहां पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, हास्य रस। हास्य रस तो भाई हो नहीं सकता। क्या वो दोनों मिलकर के हंसेंगे? बताइए, नहीं हंसेंगे। क्या वो वियोग का मतलब होता है बिछड़ जाना? क्या वो वियोग में होंगे? नहीं, वियोग में भी नहीं होंगे। तो क्या वो श्रृंगार, श्रृंगार देखो श्रृंगार तो होगा, लेकिन कौन सा? संयोग श्रृंगार। संयोग मतलब एक दूसरे से मिलना। ठीक है, अगला बताएंगे, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? बताएंगे, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? यज्ञवेदी, ग्रामवासी, राजकुमार, आजन्म। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर आजन्म जो हो जाता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ये तत्पुरुष समास नहीं है, यहाँ पर आपको पता है कि एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है आ, और जहां पर उपसर्ग जुड़े होते हैं वो कौन सा अलंकार होता है? बताइए, अव्ययभाव अलंकार होता है। वो कौन सा होता है? अव्ययभाव। तो यही यहाँ आंसर गलत हो जाएगा। बाकी में यहाँ पर तीनों में ग्राम के वासी, राजा का कुमार, है ना, यज्ञ की वेदी, तो इनमें सब में तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, तुलसीदास तुलसी कृत में कौन सा समास है? बताएंगे, तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा, है ना, तुलसी कृत, इसमें कौन सा अलंकार यहाँ पे हो जाता है? चलिए बताएंगे यहाँ पे, तो कौन सा यहाँ पे समास हो जाएगा? तो आपको पता है द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में आपको डैश मिलता है, तो ये तो है नहीं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि आपको बताएगा कुछ और, अर्थ कुछ और निकलता है, ये भी नहीं है। अविभाव में यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिलता है, प्रीफिक्स मिल जाता है। तत्पुरुष समास, कौन सा समास होगा यहाँ पर? तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑप्शन काटने हैं। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? देखिए, पुरुषों में जो उत्तम हो, पुरुषों में जो उत्तम अर्थात भगवान श्री राम। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो द्विगु समास में क्या होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आपको देखने मिलेगा, जैसे एक एक, है ना, एक एक, तो यहाँ पर एक आ गया। चौराहा, है ना, चौराहा, तिमाही, ऐसे मिलेगा। द्वंद्व समास में आपको डैश मिलता है। अविभाव समास में आपको प्रीफिक्स मिलता है, कुछ ना कुछ लगा हुआ, है ना। तो कौन सा समास हो गया यहाँ पे? तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाता है पुरुषोत्तम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणहीन में कौन सा समास हो जाता है? तो गुणहीन, जल्दी बताएंगे कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखो 32वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखो, अविभाव समास है, नहीं है। द्वंद्व समास है, नहीं है। कर्मधारय समास है, नहीं है। तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाता है। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका समास विग्रह क्या होगा बता सकते हो आप? समास विग्रह क्या होगा गुणहीन का? तो गुणहीन का होगा गुण से, गुण से हीन, ये क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? बताएंगे कि श्याम सुंदर में कौन सा समास हो जाता है। देखो, तो क्या यहाँ पर अविभाव समास है? ये तो है नहीं। द्वंद्व समास है, नहीं। तो अब दो बचे, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास, है ना, जो बताएंगे 33 में। चलो देखो, तो ये यहाँ पे बताना, देखो तो यहाँ पे विशेषण कौन सा? तो श्याम जो है ना विशेषण है ना, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास यहाँ पे नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुदड़ी का लाल, तो 34वें क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। तो गुदड़ी का लाल जो मुहावरे का अर्थ होता है, मतलब निर्धन परिवार में क्या होगा? निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना, नहीं। निर्धन परिवार में गुणी व्यक्ति का जन्म ले लेना। ठीक है, तो उसके गुण भी बेकार ही रह जाएंगे क्योंकि वो निर्धन परिवार में पैदा हुआ है। अमीर के घर में नालायक बेटा पैदा हो जाए फिर भी वो क्या होगा? अमीर होगा। लेकिन गरीब के घर में गुणवास पैदा हो जाए तब भी वो गरीब रहेगा। वो बात अलग है कि वो गुणधारी है तो अपना जीवन परिवर्तन कर सकता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो, एक तो ये याद रख लो आप, रहीमन पानी राखिए। एक आप वो याद रख लो, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, याद रख लेना। ठीक है, तो बताएंगे 35वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो आप सभी को पता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में श्लेष अलंकार हो जाता है। देखो भाई, एक दिन मैं आपको ना अलंकार की मैराथन लेके आऊंगा और उसमें ना तमाम प्रकार के अलंकार की पहले हम ट्रिक से उनको याद करेंगे, कैसे कैसे अलंकार की शॉर्ट ट्रिक बनाई जा सकती है। फिर उनमें हम एक एक अलंकार की कम से कम तीन तीन उदाहरण याद कर लेंगे,
क्योंकि क्वेश्चन उनमें से ही फंस जाएगा हमारा, है ना। 36 में बताएंगे वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर क्या हो गया, तप गया, तृप्त हो गया, तृण हो गया, तो तृप्त हो जाएगा। 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, तृप्त हो जाना, है ना। चलिए, उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में क्या करा, सम्मिलित किया, स्थापित किया, भागी किया, साथी करा, बताओ। तो 37वें क्वेश्चन का सम्मिलित करा। 38 बताएंगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो लगे पैर, लागू पाए। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा लागू पाए, ठीक है, ये हो जाएगा। संक्षेपण का विलोम शब्द, देखो संक्षेपण का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करके दिखाना, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्तारण करना। क्या हो जाएगा, विस्तारण करना। हमें ना मेल मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर संक्षेपण था ना, यहाँ पे आपका इसका विस्तीर्ण नहीं कर सकते आप, या विस्तारीकरण नहीं कर सकते, यहाँ पे विस्तारण ही करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जैसा यहाँ पर वर्ड होगा वैसे ही आपको वर्ड आंसर में लेना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द मतलब पहला जो शब्द है वो संख्यावाची है, ठीक है, और दूसरा संज्ञावाची, तो सबको पता है द्विगु समास होगा, वहाँ पे कौन सा तीर मार दिया, मतलब पहले में चार, चौराहा जाएगा, है ना। और जैसे दशानन आ जाएगा, दशानन, तो आपको पता है पहले सब पहला वर्ड क्या है, संख्यावाचक, दूसरा क्या है, संज्ञावाचक, तो यहाँ पर द्विगु समास है। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर ए वाला यहाँ पर हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने इसको अच्छे से दिया होगा, अच्छे से आपने इसको करा होगा। तो अब मैं आपको कल जो कराऊंगा वो जीएस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। बस आप लोग वीडियो को ना लाइक करते रहना यार, प्यार देते रहना अपनी वीडियो को अच्छे से इनको, क्योंकि गाइज आपको ही, आपका ही सहारा है और किसका सहारा है, ठीक है। बहुत दिनों में वापस से मैंने ये जो सीरीज़ है वो चालू की है, तो आप लोग इस सीरीज़ को अपने से अच्छे से बनाए रखिएगा। और PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो बस आप लोग लगे रहिएगा और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।